वेलकम टू एसडी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स थर्ड स्टैंडर्ड से लेके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से कॉलेज स्टैंडर्ड तक, और कॉलेज के बाद भी मैं बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जिसके अंदर नाउन के साथ इसे कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटर्मिनर्स के टाइप्स, उसका कैसे यूज़ किया जाता है वो, और कुछ ट्रिक्स जिससे हम ये पहचान सकें डिटर्मिनर्स यहाँ पे यूज़ में आया है या नहीं, और लास्ट में कुछ छोटी सी एक्सरसाइज हैं वो सब हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। एडजेक्टिव मतलब होता है कि कुछ वर्ड जो कि नाउन की स्पेशलिटी या खासियत बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दी है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए नाउन। तो एडजेक्टिव हिंदी में विशेषण कहा जाते हैं। विशेषण मतलब संज्ञा की विशेषता। संज्ञा मतलब होता है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन मतलब किसी का भी नाम, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी इंसान का नाम, वो नाउन कहलाता है। तो नाउन की स्पेशलिटी बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। और नाउन की जगह जो वर्ड्स काम में आते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, वह पढ़ाई भी करता है। तो ये जो वह मैंने लिखा वो राम की जगह लिखा। और राम क्या है? एक आदमी का नाम है, एक लड़के का नाम है, तो वो नाउन है। नाम मतलब नाउन, और उसकी जगह जो भी वर्ड काम में आएगा वो होगा प्रोनाउन। और राम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये जो अच्छा मैंने बोला ये राम की ख़ास बात है। तो इस तरीके से वो एडजेक्टिव बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन। डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन इस तरीके से कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन के पहले लगाए जाते हैं, और वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि वो नाउन की क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, नाउन के नंबर के बारे में बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि नाउन का रिलेशन किसके साथ है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस है। एडजेक्टिव्स ज़रूर नाउन की खास बात बताते हैं, बट डिटर्मिनर्स उसकी क्वांटिटी, नंबर, रेफरेंस बताने के अलावा और कुछ काम नहीं करते। साथ ही साथ डिटर्मिनर्स के बाद नाउन का आना कंपलसरी है, पर एडजेक्टिव के साथ ऐसा हमेशा नहीं होता। इस चीज़ को आगे मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप आ रहा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है वो डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट है। तो आर्टिकल्स की भी दो टाइप हैं। पहला है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब होता है जो चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, जो डेफिनेट फिक्स हैं। जैसे दुनिया में हर एक यूनिक चीज़ फिक्स है। ताजमहल फिक्स है। माउंट एवरेस्ट की जगह अगर मैं बात करूँ तो हिमालय की रेंजेस फिक्स हैं। कॉन्टिनेंट्स के नाम की बात करूँ तो वो फिक्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो फिक्स हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करती हैं, वो सारी द के लिए काम में आती हैं, और द एक डेफिनेट आर्टिकल है। और ए और एन की बात करूँ तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी वो किसी के साथ भी लगाया जा सकता है, बट उनको लगाने का एक रूल है। ए और एन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगाया जाता है, जबकि द सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी लगाया जा सकता है। ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड, जो पहला लेटर जिसका कॉन्सोनेंट होगा उन वर्ड के पहले लगाया जाता है, जबकि एन जो होता है उन वर्ड्स के पहले लगाया जाता है जिसका पहला लेटर वाउल्स का साउंड देता है। जैसे मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि मैं ए और एन के लिए कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ, ना कि लेटर की। ये एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही हैज़ अ सिस्टर इन कैनेडा, तो सिस्टर का एस शुरुआत में आया और ये सर का साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए अ लगाया मैंने। रिया मैट विथ एन ऑनेस्ट, अब इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट है, तो ओ से शुरू हो रहा है ऑनेस्ट, तो ओ जो है एक वाउल साउंड है, इसलिए इसके लिए इसके पहले मैंने एन लगाया। लेकिन इसके आगे ही एग्जांपल और जो मैं दे रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मीरा सॉ अ यूरोपियन, अब मैं यूरोपियन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये शुरुआत ई से ज़रूर हो रही है, यानी वाउल लेटर से ज़रूर हो रही है, लेकिन इसका साउंड जो हो रहा है वो य से शुरू हो रहा है। य एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए मुझे इसके पहले अ लगाना पड़ा। क्लियर है ये चीज़? मतलब ऑनेस्ट ओ से शुरू हो रहा है, हालांकि शुरुआत में लेटर जो है वह एच है जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जो है ओ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए एन लगा। यूरोपियन जो है वो वावल लेटर से ज़रूर शुरू हो रहा है, लेकिन इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है,
तो इस तरीके से हम ये कहें कि साउंड मैटर करता है, आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना पड़ेगा क्लियरली, तभी आप ये समझ सकते हो इसके पहले अ लगना है या एन लगना है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिक है। अब शुरुआत में ये ज़रूर यू से हो रहे हैं और यू एक वावल लेटर ज़रूर है, लेकिन जब साउंड की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है वो य से साउंड दे रहा है, यूनिक जो है वो भी य से साउंड दे रहा है, तो इनके पहले हम लोगों को अ ही लगाना पड़ेगा, ना कि एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जब एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स के तौर पे काम में आते हैं तो इस तरीके से दिस दैट दीज हो, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों के दोनों होते तो दिस दैट दीज दोज ही हैं, लेकिन इनका यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि डिटर्मिनर्स के बाद नाउन का आना कंपलसरी, तो दिस कैमरा, अब कैमरा जो है वो दिस के बाद आया है, यानी कि दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, इसलिए इसके बाद नाउन आ गया, इज़ माइन। तो इस तरीके से ये दिस जो है यहाँ पे यूज़ में आया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की तरह यूज़ में आया। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, जैसे कि अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, दिस इज़ माई कैमरा, तो दिस के बाद मैंने कोई नाउन नहीं लगाया, सिर्फ दिस को लिखा है, तो दिस क्या बन गया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दैट बैग इज़ योर्स, अब दैट बैग यानी दैट के बाद मैंने बैग लगा दिया, यानी दैट के बाद मैंने एक नाउन लगा दिया, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बन गया। और दैट के बाद मैं कोई नाउन नहीं लगा रहा हूँ तो वो बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं पजेसिव की बात कर रहा हूँ कि पजेसिव भी प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव भी डिटर्मिनर्स होते हैं। इसमें भी डिफरेंस करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात जो मैंने अभी बताई थी। यानी कि आपको याद ये रखना है कि डिटर्मिनर के बाद नाउन का आना ज़रूरी है। अगर नाउन आ गया तो डिटर्मिनर बन गया, और नाउन नहीं आया तो वो प्रोनाउन हो गया। तो जैसे पजेसिव प्रोनाउन की मैं बात करूँ तो माइन, हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स, इनके बाद हम कभी भी कोई नाउन नहीं लगाते। जैसे दिस बुक इज़ माइन, माइन के बाद मैंने आगे क्वेश्चन लगाया, दिस इज़ आर्स होम, तो ये अगर मैं बोलता हूँ तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सही सेंटेंस हो गया दिस होम इज़ आर्स। अगर मैं दिस इज़ आर्स होम लगाऊंगा तो सही सेंटेंस नहीं है, सही सेंटेंस होगा दिस इज़ आर होम, तब तो ये आर होम हो गया, आर होम मतलब हो गया ये पजेसिव डिटर्मिनर। लेकिन जैसे ही मैं इसे चेंज करता हूँ दिस होम इज़ आर्स, तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो वही सिंपल सी ट्रिक है जो भी मैंने आपको समझाई है। वो यही ट्रिक है कि प्रोनाउन तभी माना जाएगा जब उसके बाद कोई नाउन ना हो। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आई है, ही है, यू है, इनको जब हम सेंटेंस में लिखते हैं तो हम कुछ ना कुछ हेल्पिंग लगाते हैं, ना कि नाउन। जैसे आई एम योर फ्रेंड, तो आई माई फ्रेंड तो नहीं लिखते हम लोग, ठीक है, या फिर आई फ्रेंड तो नहीं लिखते, यानी आई के बाद हम लोग कोई सा भी नाउन नहीं जोड़ते, तो वो क्या बन गया, एक प्रोनाउन। लेकिन जैसे ही किसी वर्ड के बाद या किसी प्रोनाउन के बाद मैं कोई नाउन जोड़ देता हूँ, जैसे माई बुक, अब माई के बाद मैंने बुक जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनर। तो इस तरीके से आपको याद ही रखना है, ट्रिक यही है कि डिटर्मिनर के बाद नाउन होना चाहिए, और डिटर्मिनर या फिर कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन या ऐसी कोई चीज़ दिख जाए हमको जिसके बाद हमें कोई नाउन नहीं मिल रहा है, सिर्फ वो वर्ड ही आया है, उसके बाद नाउन नहीं है, तो वो एक प्रोनाउन हो जाता है। तो यही चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं, यही चीज़ लागू होती है किस पे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे, और यही चीज़ लागू होती है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव डिटर्मिनर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिफायर्स, ये चौथा एक इम्पोर्टेंट टाइप है डिटर्मिनर्स का। क्वांटिफायर के अंदर क्या होता है कि क्वांटिटी ही दिखाई जाती है, थोड़ा, ज़्यादा, पूरा, आधा, कंप्लीटली, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा,
ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं, जैसे सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मोर, मच, मैनी, ईच, एवरी, बोथ, ऑल, इनफ, हाफ, लिटिल, होल, लेस। उम्मीद है इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको आता होगा। शायद हो सकता है आपको होल का मतलब ना पता। होल मतलब होता है पूरा का पूरा, लेस मतलब कम हो गया, मोर मतलब ज़्यादा हो गया। चलिए एग्जांपल देते हैं। तो क्वांटिफायर के अंदर मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर हम लोग क्वांटिटी बताते हैं। अब काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही चीज़ें क्वांटिफायर के अंदर आती हैं। तो जैसे देयर वर मेनी पीपल इन द स्ट्रीट, तो यहाँ मेनी जो है एक क्वांटिफायर है, यानी कि एक डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर कैसे, इसके आगे आपको नाउन मिल ही गया, पीपल। तो इस तरीके से क्या है कि ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। अब अगला जो है वो अनकाउंटेबल के लिए है लिटिल नॉलेज, क्योंकि नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो यहाँ जो लिटिल आया ये भी क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर डिटर्मिनर। इसके बाद आगे चलें तो लिटिल और फ्यू सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वांटिफायर है, क्योंकि इसके भी 3 टाइप हैं, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, फ्यू, द फ्यू। इसको मैं बहुत सिंपल और इजी ट्रिक से समझाता हूँ हम लोगों को, जो समझ में आपको आसानी से आ जाएगी। लिटिल आपको पता ही है अनकाउंटेबल के लिए काम में आता है, और फ्यू काउंटेबल के लिए काम में आता है, ये सबको पता है। लेकिन लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में फ़र्क क्या है? देखिए, लिटिल का मतलब हो गया बहुत थोड़ा, इतना थोड़ा जिसे हम काउंट ही ना कर रहे हैं। ये हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब इसका मतलब हमेशा नेगेटिव में ही जाता है। यानी कि मैं इस ग्लास के अंदर इतना थोड़ा पानी है कि मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, तो नहीं बुझा सकता, ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही आ गया। ठीक है, तो पानी बहुत थोड़ा है, बहुत बहुत कम है, ना के बराबर, जिसे हम काउंट ही ना कर सकें, या फिर हम जिसे मान ही ना सकें, जिसके कोई बेनिफिट हो ही नहीं सकता, तो वो लिटिल में चला जाता है। ऐसा ही फ्यू के साथ भी होता है। फ्यू काउंटेबल ज़रूर होता है, लेकिन उसके अंदर इतना कम काउंटिंग होती है कि जिससे कोई बेनिफिट होने वाला ही नहीं। लेकिन इसी तरीके से लिटिल और फ्यू के अंदर अ जुड़ गया। अ का जनरली हम मतलब निकालते हैं एक, यानी कि अगर मान लें कि लिटिल फ्यू के अंदर 50 में से 2 ही लोग थे, तो अ जुड़ गया, यानी कि कम से कम एक तो जुड़ा, यानी कि वो एक्स्ट्रा, वो बढ़ गया। तो लिटिल और फ्यू से ज़्यादा होता है अ लिटिल और अ फ्यू। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को बहुत सिंपल क्लियर तरीके से समझिए कि लिटिल के साथ अ जुड़ते ही वो ज़्यादा हो गया, फ्यू के साथ अ जुड़ते ही वो ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया? वो अ फ्यू हो गया फ्यू से ज़्यादा, अ लिटिल हो गया लिटिल से ज़्यादा। क्लियर है ये चीज़? तो लिटिल और फ्यू जो है वो नेगेटिव में ज़रूर देते हैं, लेकिन फ्यू और लिटिल नहीं देते नेगेटिव में, वो उससे ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन द लिटिल और द फ्यू की बात करूँ तो हमेशा किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं चीज़ों को। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, लिटिल वाटर कांट क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। माई थ्रस्ट, यानी कि बहुत थोड़ा सा पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता, ये बिल्कुल नेगेटिव है। यानी मुझे बहुत थोड़ा नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, या अगर आप थोड़ा सा दे रहे हैं तो उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन अ लिटिल जैसे ही मैं डाल देता हूँ, तो अ लिटिल से मतलब ये अ लिटिल इज़ इनफ टू बाय सम पेन्स। तो इस अ लिटिल का मतलब यहाँ पे मनी से, पैसे से, मैं अ लिटिल मनी इज़ इनफ टू बाय सम पेंसिल ही बोल सकता हूँ इसको। तो यहाँ अ लिटिल के साथ मतलब मनी को जोड़ा गया है, क्योंकि अ लिटिल इज़ इनफ टू बाय सम पेंसिल। लेकिन अगर मैं तीसरे पे चला जाऊँ, तो अब तीसरे के अंदर मैं किसी चीज़ की, पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात करूँगा, जैसे द लिटिल वाटर विच वॉज इन द जग कांट क्वेंच माई थर्स्ट। तो द लिटिल वाटर, अब कौन से वाटर की बात हो रही है? उस थोड़े पानी, कौन से थोड़े पानी की? जो कि जग के अंदर मौजूद है। क्लियर है ये चीज़ कि जो जग के अंदर मौजूद है, मैं उसी पानी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे द लिटिल लगाना पड़ा। अगर मैं कॉमन किसी भी पानी की बात करता तो उसके लिए लिटिल या लिटिल लगाया जा सकता था। द लिटिल इसलिए लगाया क्योंकि मैं उस जग के ही पानी की बात कर रहा हूँ। तो मेरा सेंटेंस ये है कि द लिटिल वाटर विच वॉज इन द जग कांट क्वेंच माई थर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ फ्यू के बारे में भी है, जैसे मैंने बताया था, फ्यू बिल्कुल नेगेटिव होता है, अब फ्यू थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, और द फ्यू की बात की जाए तो द फ्यू से ज़्यादा होता है।
तो जैसे यहाँ पे है कि few model papers can't help you to pass the exam. पास दी एग्ज़ाम। अब फ्यू की बात करूँ तो फ्यू जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्यू से ज़्यादा होता है क्योंकि जुड़ गया इसके अंदर, यानी कि एक ज़्यादा हो गया। तो जैसे कि एग्जांपल है, ये पॉजिटिविटी के लिए लिया जाता है। तो अ फ्यू मॉडल पेपर्स में हेल्प यू टू पास द एग्ज़ाम। फ्यू जो ऊपर था उसके अंदर वो मॉडल पेपर्स बहुत कम थे, इसलिए कोई हेल्प नहीं हो सकती थी। लेकिन अ फ्यू मतलब यहाँ मॉडल पेपर्स ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं बात करूँ द फ्यू की, तो द फ्यू का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर किसी बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे द फ्यू बुक्स विच वर इन माई बैग विल हेल्प यू टू लर्न। अब किन बुक्स की मैं बात करूँ जो कि बैग के अंदर है, तो जो पर्टिकुलर बुक्स जो बैग के अंदर है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, इसलिए द फ्यू लगाया। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज करने का टाइम आ गया है। उम्मीद है कि आप इन एक्सरसाइज को ईज़िली सॉल्व करेंगे, और अगर आपसे ईज़िली सॉल्व हो जाती है तो ज़रूर मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और अगर नहीं भी हो तो जो भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। ये भी क्विज़ का एक पार्ट है, और फिर भी कोई डाउट हो तो ये क्वेश्चन मार्क मैंने आपके लिए छोड़ा है, ज़रूर जो भी डाउट्स हो उसे क्लियर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जो भी प्रॉब्लम हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर करिए लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए SG क्लासेस। थैंक यू, टेक केयर।